हम एनिमल ब्रीडिंग टॉपिक को तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार मैं इसका एनसीईआरटी में जो इसका हिंदी वर्जन पूरा दिया हुआ है उसको मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ, ताकि किसी को भी अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है इसकी लैंग्वेज को समझने में तो उसकी सारे कन्फ्यूजन्स को दूर किया जा सके। पशु प्रजनन को हम बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। ठीक है, प्रजनन का मतलब क्या होता है? एनिमल्स के बीच में प्रजनन की क्रिया करवाना, जिससे कि क्या हो सके, हम और पशुओं की प्राप्ति को कर सके। ठीक है, पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक, अगर हम पशु को पालते हैं तो पशु को पालने के लिए हम चाहते हैं कि अगर हमारी पशुओं में वृद्धि हो तो हमेशा हम अपने पशुओं को बाहर से खरीद के तो हम लाना एक बेवकूफ़ी है। हम पशुओं को एक बार खरीदते हैं, 2 बार खरीदते हैं, लेकिन बार बार हम अगर खरीद के लाते रहें तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है वो बिल्कुल ही कम हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है, हमारे जो बिल्कुल ही अच्छे पशु होते हैं उसमें हम प्रजनन की क्रिया करवाते हैं, ताकि हमें जैसे पशु चाहिए जो जिसकी जो यील्डिंग प्रॉपर्टी है, मतलब जो भी कुछ वो दे वो काफ़ी हाई हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ बहुत ही बेटर हो, बेस्ट हो। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करवाना पड़ता है? पशु प्रजनन पशुपालन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। पशु प्रजनन का उद्देश्य पशुओं के उत्पादन को बढ़ाना तथा उनके उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में सुधार करना है। समझ में आ रहा होगा कि इसका उद्देश्य क्या है कि किसी भी एनिमल से जो भी प्रोडक्ट की प्राप्ति आपको हो रही है उसको हम बढ़ाएं, और केवल हम उसकी क्वांटिटी को ही न बढ़ाएं बल्कि उत्पादों की वांछित गुणवत्ता में भी सुधार करना है। मतलब जो हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी हो उसमें भी हम क्या कर सकें, सुधार कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सपोज़ करो कि आपके पास एक गाय है और वो गाय आपकी 25 लीटर दूध देती है दिन में, तो आपको बहुत उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, मतलब काफ़ी अच्छा आपको लग रहा है कि 25 लीटर दूध दे रही है। लेकिन 25 लीटर दूध क्या होगा, वो उसका उत्पादन क्षमता है। लेकिन आप एक प्रॉब्लम उसमें ये है कि जो उसका दूध है वो बिल्कुल ही पानी की तरह है। तो आप चाहते हो कि उसके दूध की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी अच्छी हो जाए, बहुत ही मतलब उसके दूध में एक थिकनेस आ जाए। तो अब उसके लिए हमें कुछ टेक्निक्स का यूज़ करना पड़ता है, तो वो भी आपका पशु प्रजनन में आ जाता है। किस किस्म के लक्षणों को प्राप्त करने के लिए हम पशु प्रजनन करते हैं? क्या लक्षणों का चयन पसंद के पशुओं से अलग है? मतलब इसका मतलब ये है कि किस किस्म के लक्षणों को प्राप्त, मतलब हमें यहाँ पे ये देखना होता है कि अगर जैसे हमने यहाँ पे बात की ना कि हमारा जो पशु है उसकी उत्पादन क्षमता तो 25 लीटर है, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, मतलब उसके मिल्क की क्वांटिटी तो अच्छी है लेकिन क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो अब इस क्वालिटी को अच्छी करने के लिए हम उस पशु का किसी ऐसे पशु के साथ प्रजनन की क्रिया को करवाएंगे जिसके मिल्क की क्या होगी, क्वालिटी बहुत अच्छी होगी। तो ये हमें पशुओं का एक चयन करना पड़ता है। यहाँ पे नस्ल की परिभाषा दी हुई है जिसको हम बोलते हैं ब्रीड। ठीक, हम नस्ल शब्द से क्या समझते हैं? पशुओं का वह समूह जो वंश तथा सामान्य लक्षणों जैसे सामान्य दिखावट, आकृति, आकार, संरूपण आदि में समान हो, एक नस्ल के कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पशुओं का वह समूह मतलब एनिमल्स का वो ग्रुप जो कि क्या हो, सामान्य लक्षण हो, जैसे सामान्य दिखावट मतलब दिखने में एक समान हो, उनकी आकृति एक समान हो, आकार उनका एक समान हो, और संरूपण का मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हर तरह से। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है हर तरह से क्या हो, जो दोनों पशु हैं वो बिल्कुल एक जैसे हों, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो एक ही नस्ल के हैं। ठीक, एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य जब प्रजनन होता है तो अंतः प्रजनन कहलाता है। समझ में आ रहा होगा कि एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इनब्रीडिंग। अंतः प्रजनन मतलब उसको हम बोलते हैं इनब्रीडिंग। जबकि भिन्न भिन्न नस्लों के मध्य प्रजनन कराया जाए तो उसे बही प्रजनन कहलाता है, आउटब्रीडिंग कहते हैं। ठीक, अब एक ही नस्ल की, मैंने आपको समझाया था डॉगीज़ का एग्जाम्पल देके कि डॉगीज़ के बहुत सारे ब्रीड होते हैं। ठीक है, एक होता है लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, ठीक है, पमेरियन होता है, उसके बाद एल्सेशियन होते हैं। ठीक है, तो एक ही नस्ल के पशुओं के मध्य का मतलब क्या है कि अगर हम एल्सेशियन का
मेटिंग या प्रजनन एल्सेशियन के साथ ही करवाएं तो उसको हम इनब्रीडिंग बोलेंगे। लेकिन अगर हम किसी एल्सेशियन की ब्रीडिंग जर्मन शेफर्ड के साथ करवा दें तो उसको हम आउटब्रीडिंग का नाम देंगे। ठीक है, इसी तरह से गाय की भी बहुत सारी ब्रीड्स आती हैं। जैसे कॉमन सा अगर आपको एग्जांपल दें तो एक होती है देसी गाय ना, तो देसी गाय को हम मान लो डी से डिनोट कर दें, और एक होती है साहिवाल किस्म की गाय, तो उसको हम एस से डिनोट कर दें। तो साहिवाल की ब्रीडिंग अगर हम साहिवाल काऊ के साथ ही करवा दें तो उस तरह की जो ब्रीडिंग से, उस तरह के प्रजनन से मतलब इस तरह के प्रजनन को हम बोलेंगे इन ब्रीडिंग। ठीक है, लेकिन अगर हम देसी और साहिवाल के बीच में अगर हम ब्रीडिंग को करवा दें तो उसको हम बोलेंगे आउट ब्रीडिंग। यहाँ तक क्लियर होगा। अंतः प्रजनन के बारे में देखते हैं। अंतः प्रजनन का अर्थ एक ही नस्ल के अधिक निकटस्थ व्यक्ति के मध्य 4-6 पीढ़ी तक संगम होना है। ये 4-6 पीढ़ी मैंने आपको बोला था, इसको याद रखना, क्योंकि पूछा जाता है कि अंतः प्रजनन में कितने जनरेशन तक हम उसके बीच में संगम को करवाते हैं। प्रजनन की कार्यनीति निम्न प्रकार से होती है। एक नस्ल से उत्तम किस्म का नर तथा उत्तम किस्म की मादा को पहले अभिनिर्धारित किया जाता है। मतलब उसका चुनाव किया जाता है कि एक ही नस्ल से उसका उत्तम किस्म का नर, मतलब बेस्ट मेल चाहिए और बेस्ट फीमेल चाहिए, उसको पहले हम चयनित करेंगे। ठीक है, चूज़ करेंगे, तथा जोड़ों में उनका संगम कराया जाता है। ठीक है, ऐसे संगम से जो यहाँ पे संगम का मतलब आपको समझ में आ रहा है। संगम का मतलब यहाँ पे ये होता है कि उसके जो स्पर्म्स रहते हैं उसको मादा के यूटेरस में फ्यूज़ करवाना। ठीक है, ओव्यूल के साथ उसको फ्यूज़ करवाना, उसी को यहाँ पे संगम लिखा है। ऐसे संगम से जो संतति उत्पन्न होती है उस संतति का मूल्यांकन किया जाता है। मतलब अब उसको हम इवैल्यूएट करते हैं कि वो अच्छी है कि नहीं, तथा भविष्य में कराए जाने वाले संगम के लिए अत्यंत ही उत्तम किस्म के नर तथा मादा की पहचान की जाती है। पशुओं में श्रेष्ठ मादा, चाहे वह गाय अथवा भैंस हो, प्रति दुग्धीकरण पर अधिक दूध देती है। दूसरी ओर साँडों में श्रेष्ठ अन्य नर की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब ये जो पूरा जो आपका यहाँ पे पैराग्राफ लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि जो सबसे पहली लाइन तो यहाँ पे इसी चीज़ को बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि अंतः प्रजनन मतलब अंतः प्रजनन में जो हमको प्रजनन की क्रिया जो करवानी होती है वो बिल्कुल निकटस्थ, मतलब बिल्कुल क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के साथ, और वो भी 4-6 जनरेशन तक हमको उसके बीच में इनब्रीडिंग की मतलब ये जो इनब्रीडिंग का प्रोसेस है हमको उसमें करवाना पड़ता है। इनब्रीडिंग करवाने के लिए हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एक ही नस्ल के, यहाँ पे लिखा हुआ है एक ही नस्ल के, मतलब एक ही ब्रीड के हमको उत्तम किस्म का नर, मतलब सबसे बेस्ट क्वालिटी का हमको वहाँ पे एक मेल चाहिए और बेस्ट क्वालिटी का हमको फीमेल चाहिए। ठीक है, उनके बीच में पहले हम उनको चयनित करेंगे, अभिनिर्धारित का मतलब होता है चयनित करेंगे, और फिर उनके बीच में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाएंगे। ठीक है, और फिर उनसे जो संतति उत्पन्न होगी, मतलब उनसे जो बच्चे का जो जन्म होगा उसका भी हम मूल्यांकन करेंगे कि जैसा हमको चाहिए था वैसा ये है कि नहीं। अगर ये जो संतति है, मतलब अगर ये जो प्रोजेनी है बिल्कुल अगर बेस्ट होगी तो हम क्या करवाएंगे भविष्य में भी, मतलब इन फ्यूचर में भी ये जो बेस्ट को जो हमने चूज़ किया था, ठीक है, जो हमने अभिनिर्धारित किया था, उन्हीं के बीच में हम मेटिंग का प्रोसेस को करवाते रहेंगे और अपनी बेस्ट प्रोजेनीज को हम प्राप्त करते रहेंगे। अब हम किसी भी फीमेल में कैसे डिसाइड करेंगे कि वो बेस्ट है कि नहीं, तो उसकी दूध देने की मात्रा पर, अगर वो प्रति दुग्धीकरण मतलब जो उसका पर लैक्टेशन रेट है अगर काफ़ी ज़्यादा है तो हम बोलते हैं कि वो मादा क्या है, श्रेष्ठ है। और हम मेल्स में क्या देखते हैं कि नरों की तुलना में श्रेष्ठ किस्म की संतति उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब जो भी संतति उत्पन्न हो रही है, जो भी प्रोजेनी उत्पन्न हो रही है, अगर वो बहुत ही श्रेष्ठ किस्म की है, मतलब काफ़ी बेस्ट है, मतलब जैसे कि उसमें कोई भी शारीरिक क्षमता उसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, और जल्दी से वो बीमार नहीं पड़ती है, तो हम बोलेंगे कि जो मेल है वो भी क्या है, श्रेष्ठ किस्म का है। अब यहाँ पे आगे क्या है कि मेंडल द्वारा विकसित समयुग्मजी शुद्ध वंशक्रम अध्याय 5 में वर्णित का पुनः स्मरण करें।
मतलब यहाँ पे मेंडल ने एक दिया था समयुग्मजी शुद्ध वंशक्रम, मतलब होमोजाइगोसिटी, और वहाँ पे उन्होंने प्योर लाइन का शब्द उन्होंने यूज़ किया है। तो इसको मैंने आपको बता दिया था, लेकिन इसको आप फिर से मतलब अध्याय 5 में आपको इसको फिर से पढ़ना है। यहाँ पे बताने का यही प्रयास किया जा रहा है कि अगर हमें इनब्रीडिंग करवानी है तो इनब्रीडिंग हमको 4 to 6 जनरेशन तक करवानी पड़ेगी, जिससे क्या हो, जिससे कि जो भी प्रोजेनी है उसमें एक होमोजाइगोसिटी विकसित हो जाए, एक समयुग्मता को वहाँ पे बढ़ावा मिले, एक प्योर लाइन विकसित हो जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया जा रहा है समझने की आप कोशिश करो। यहाँ पे हमको प्योर लाइन क्योंकि यहाँ पे हमने क्या किया है, सपोज कर अगर मेंडल का ही एग्जांपल है तो मेंडल ने जैसे मान लो कि मेंडल ने बिल्कुल शुद्ध लंबा आपका एक मटर का पौधा लिया, क्योंकि शुद्ध लंबे पौधे की क्या थी, मतलब उसकी जो प्रोजेनी थी वो काफ़ी अच्छी थी, उसके मटर की क्वालिटी बहुत अच्छी थी, और इस तरह से उन्होंने एक और शुद्ध लंबा पौधा लिया। ठीक है, मतलब उन्होंने 2 शुद्ध लंबे पौधे लिए, और इन दोनों शुद्ध लंबे का जो यील्ड था, क्वालिटी क्वांटिटी सब कुछ बहुत ही अच्छी थी। तो अब इनको पता नहीं है कि ये शुद्ध है कि नहीं। ठीक, तो अब इन्होंने क्या किया, इसके बीच में इन्होंने जब प्रजनन का प्रोसेस करवाया तो क्या प्राप्त हुआ, इस तरह से टीटी करके प्राप्त हुआ। ठीक है, इसी तरह से ये क्या हुआ, फर्स्ट जनरेशन हुआ। उसके बाद इससे भी क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। युग्मक में फिर से ये अलग अलग हो जाएंगे, मतलब एक युग्मक हमको तो इससे प्राप्त होगा और एक युग्मक हम एक ही प्लांट से तो माने एक ही प्लांट से तो बहुत सारे उसके बीज बनते हैं ना, तो एक ही प्लांट का हम फिर ये वाला मतलब उसी प्लांट का हम दूसरा बीज ले लेंगे और इनके बीच में हम फिर से फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करवाएंगे तो ये दूसरा जनरेशन हो जाएगा। इसी तरह से हम 4 to 6 जनरेशन तक आगे बढ़ते रहेंगे। तो इससे क्या होगी, एक प्योर लाइन का यहाँ पे जनरेशन स्टार्ट होगा। सपोज़ करो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई अगर पौधा है जिसमें जो जीन है वो इस रूप में स्थित है, ठीक, एक है टी कैपिटल टी और एक है स्मॉल टी, तो पौधा दिखने में कैसा होगा। ठीक, अगर एक पौधा है जिसमें जिसके जो एलील्स है, मतलब जिसका जो जीन्स का जो सेट है वो एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी के रूप में मौजूद है, तो उसका ये पौधा कैसा होगा, तो आप बोलोगे इसका जो पौधा होगा ये भी क्या होगा, लंबा ही होगा। लेकिन इसमें इसके बौनेपन को निर्धारित करने वाला भी जीन उपस्थित है। ठीक है, तो अगर हमने केवल इसकी बाहरी कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए अगर हमने चूज़ कर दिया, अच्छा देखो अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। सपोज़ करो आपने एक बहुत ही शुद्ध लंबा पौधा ले लिया और उसका आपने मतलब उसके आपने मतलब ब्रीडिंग करवा दी एक लंबे पौधे के साथ ही, लेकिन वो शुद्ध लंबा नहीं है, वो क्या है, वो संकर लंबा है। तो अब इन दोनों के बीच में जब इसकी जो प्रोजेनीज होंगी वो कैसी उत्पन्न होंगी, जैसे इससे क्या आएगा, आपका टी आएगा, और इससे जो युग्मक आएगा वो ये आपका स्मॉल टी आएगा। ठीक है, तो इसकी जो प्रोजेनीज होंगी हम इस तरह से लिखते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी, सॉरी यहाँ पे कैपिटल टी रहेगा और यहाँ पे स्मॉल टी। तो यहाँ पे ये एक हमको शुद्ध लंबा मिला, ठीक, फिर ये हमको एक शुद्ध लंबा मिला, फिर ये हमको एक शुद्ध लंबा मिला, लेकिन लास्ट में जो इसकी प्रोजेनी होगी वो कैपिटल टी और स्मॉल टी हमको मिल जाएगी। दैट मीन्स ये दिखा देगा कि फर्स्ट जनरेशन में ही जो प्रोजेनी है मतलब जो संतति जो उत्पन्न होगी जैसी हमको चाहिए थी वैसी उत्पन्न नहीं होगी यहाँ पे। ठीक, मतलब जैसे हमको यहाँ पे प्रोजेनिस चाहिए थी वैसे हमको उत्पन्न नहीं होगी। हमको चाहिए बिल्कुल प्योर लाइन डेवलप करना। प्योर लाइन का मतलब क्या है, हमको टी के बीच में हमको यहाँ पे मतलब जो हमको पौधे में जीन का जो सेट है वो बिल्कुल एक तरह के जीन्स के सेट हमको वहाँ पे डेवलप करने हैं। इस तरह के जीन का सेट हमको नहीं चाहिए। सपोज़ करो इस तरह के जीन के सेट के बीच में अगर हम संकरण करवाते हैं, जैसे कि एक टी और एक टी, दोनों हैं तो दोनों ही लंबे हैं, दिखने में तो दोनों ही आपको लंबे दिखेंगे, लेकिन इसके बीच में देखो संतानें कैसे उत्पन्न होंगी। एक तो शुद्ध लंबा उत्पन्न हो जाएगा, एक संकर लंबा उत्पन्न हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे भी एक संकर लंबा उत्पन्न हो जाएगा और एक स्मॉल टी, मतलब एक यहाँ पे बौना उत्पन्न हो जाएगा।
तो इसीलिए इसी चीज़ को मतलब हम क्या करेंगे, जैसी प्रोजेनी हमको नहीं चाहिए वैसी प्रोजेनी को डिस्कार्ड करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 to 6 जनरेशन तक यहाँ पे क्या किया जाता है, इनब्रीडिंग का प्रोसेस को करवाया जाता है, ताकि जैसे लक्षण जैसे जीन्स हमको चाहिए केवल पौधे हो चाहे कोई भी एनिमल्स हो वैसे ही लक्षण उसमें डेवलप हो सके, मतलब एक होमोजाइगोसिटी आ सके, समयुग्मता वहाँ पे डेवलप हो सके। समयुग्मता मतलब जो जीन है उसके जो एलील्स हैं वो बिल्कुल एक तरह के हों। ये आपका जीन है लेकिन इस जीन के क्या है, 2 एलील्स होते हैं, तो ये दोनों एलील्स क्या हों, बिल्कुल एक तरह के हों। ठीक है, तो एक समयुग्मता यहाँ पे विकसित हो जाए, इसीलिए क्या करवाया जाता है, इनब्रीडिंग के प्रोसेस को 4 to 6 जनरेशन्स तक करवाया जाता है। इस प्रकार यदि हम किसी भी प्रकार के पशु में शुद्ध वंशक्रम विकसित करना चाहते हैं तो अंतःप्रजनन आवश्यक है। ठीक, अंतःप्रजनन हानिप्रद अप्रभावी जीन जो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं उन्हें उद्भासित करता है। मतलब अंतःप्रजनन में कुछ ऐसे भी जीन होते हैं जो हानिप्रद होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि एक अगर हम यहाँ पे 2 लंबे पौधों को लेंगे, ठीक है, बाहर से देखने पर तो हमको ऐसा ही लगेगा कि वाह ये दोनों तो बिल्कुल लंबे लंबे हैं, लेकिन इन दोनों लंबे लंबे पौधों के बीच में जब हम ब्रीडिंग का प्रोसेस को करवाएंगे तो वहाँ पे हमको 3 जो मिलेंगे, 3 वहाँ पे हमको लंबे मिलेंगे। मैंने आपको इसका ब्रीडिंग का प्रोसेस कैसे करवाते हैं मेटिंग मैंने आपको बताया था 10th क्लास में। तो माने इन दोनों के बीच में जब हम ब्रीडिंग का प्रोसेस करवाएंगे 3 तो हमको लंबे मिलेंगे, लेकिन एक जो हमको मिलेगा वो बिल्कुल शुद्ध बौना दिखने को मिलेगा। हमें बौना नहीं चाहिए तो हम यहाँ से बौना डिस्कार्ड कर देंगे। फिर इन दोनों के बीच में हम मेटिंग को, मतलब इन तीनों के बीच में अब हम मेटिंग को करवाएंगे तो उसमें भी कुछ हमको शुद्ध लंबा, कुछ संकर लंबे और कुछ बौने की प्राप्ति होगी। तो वहाँ से भी हम क्या करेंगे, बौनों को हटा देंगे। ठीक है, फिर हम जो भी हमारी प्रोजेनीज होंगी, जब वो प्रोजेनीज हमारी बड़ी होंगी उसके बीच में हम फिर मेटिंग के प्रोसेस को करवाएंगे। फिर वहाँ से भी जो बौने होंगे उसको हम हटाते जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करते करते जब 4 to 6 जनरेशन तक आएंगे हम लोग इसके बीच में ब्रीडिंग के प्रोसेस को इस तरह से करवाते हुए, तो जो हमको चाहिए बिल्कुल शुद्ध लंबा उस चीज़ की हमको वहाँ पे प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो यहीं पर लिखा है कि इन ब्रीडिंग के द्वारा क्या होते हैं, जो अप्रभावी जीन होते हैं वो चयन द्वारा निष्कासित किए जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप को कभी ना कभी वो एक्सप्रेस तो वो कर ही देंगे। देखो अप्रभावी जीन कब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, जब वो भी क्या करते हैं, इस रूप में वो आते हैं। ठीक है, अगर एक प्रभावी के साथ दूसरा अप्रभावी है तो वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना कि एक जैसे यहाँ पे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, तो इसमें जो अपने आप को प्रकट करता है वो क्या है, प्रभावी, और जो प्रकट अपने आप को नहीं कर पाता है वो क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो अप्रभावी अपने आप को कब प्रकट करेंगे, जब वो होमोजाइगस के रूप में आएंगे, और ये ज़रूर आते हैं। 4 to 6 जनरेशन में कोई ना कोई जनरेशन ऐसी होगी जिसमें ये अपने आप को प्रकट कर जाएंगे, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे। और पता है 4 to 6 जनरेशन में आते आते होमोजाइगोसिटी इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि मतलब अगर हमको डिज़ायरेबल जीन्स चाहिए तो हमको उसमें इनब्रीडिंग 4 to 6 जनरेशन तक करवानी पड़ेंगी, जिससे क्या होगा, जो भी हानिप्रद जीन होंगे वो वहाँ पे निकाल दिए जाएंगे। यह श्रेष्ठ किस्म के जीनों के संचयन में तथा कम वांछनीय जीनों के निष्कासन में सहायता प्रदान करता है। अतः यह तरीका जहाँ प्रत्येक पद पर चयन हो वहाँ अंतःप्रजात व्यष्टि की उत्पादकता बढ़ाती है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 to 6 जनरेशन में प्रत्येक पद पर प्रत्येक जनरेशन में यहाँ पे चयन हो रहा है। प्रत्येक जनरेशन में हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट को वहाँ से, बेस्ट प्रोजेनिस को हम वहाँ से ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगी, अंतःप्रजात व्यष्टि की उत्पादकता बढ़ती है। व्यष्टि मतलब होता है पॉपुलेशन, और अंतःप्रजात का मतलब होता है इनब्रीडिंग करने वाले पॉपुलेशन की जो उत्पादकता होगी वो काफ़ी बढ़ जाएगी। यद्यपि अंतःप्रजनन में यदि लगातार सतत
यदि अंतः प्रजनन में यदि लगातार सतत बनी रहे तो विशेषकर निकट अंतः प्रजननों से तो सामान्यतः जनन क्षमता यहाँ तक कि उत्पादकता घट जाती है। इसे अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। जब कभी यह समस्या के रूप में सामने आए तब प्रजनन व्यष्टि के चयनित पशुओं का उसी नस्ल के असंबद्ध श्रेष्ठ पशुओं से संगम कराया जाए। इससे सामान्यतः जनन क्षमता और उत्पादन दोनों को बनाए रखने में सहायता मिलती है। इसमें क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है कि अंतः प्रजनन को अगर हम लगातार करवाते जाते हैं, मान लो 4 to 6 जनरेशन तक तो हम इनब्रीडिंग का प्रोसेस को हम करवाते हैं ताकि होमोजाइगोसिटी विकसित हो जाए। होमोजाइगोसिटी विकसित हो चुकी है और कंटिन्यूअस हम उसमें इनब्रीडिंग करवाते जा रहे हैं, लगभग सोच लो कि 15 से 20 जनरेशन तक हो चुके हैं और हम इनब्रीडिंग का प्रोसेस उसमें करवाते जा रहे हैं। तो ऐसा करने पे क्या हो जाता है, एक अंतः प्रजनन अवसादन इनब्रीडिंग डिप्रेशन उत्पन्न हो जाता है, जिससे जैसी प्रोजेनिस जैसी संतानें हमको चाहिए अब वैसी उत्पन्न नहीं हो रही हैं। तो इस समस्या से उभरने के लिए हम क्या करते हैं, हम चयनित पशुओं के उसी नस्ल के असंबद्ध श्रेष्ठ पशुओं से संबंध करवा देते हैं। मतलब सेम ब्रीड के डिफरेंट एनिमल के साथ हम क्या करते हैं, मेटिंग के प्रोसेस को करवा देते हैं। सेम ब्रीड के डिफरेंट एनिमल क्या होते हैं मैंने आपको बताया था। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊँ तो ये वाला, जैसे यहाँ पे ये जो है, ठीक है, ये पौधा भी क्या होगा, लंबा है और ये लंबे पौधे का ही एक ब्रीड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेम ब्रीड का लेकिन ये डिफरेंट एक मतलब सेम ब्रीड का एक अलग पौधा है। तो इसके साथ अगर हम इनब्रीडिंग के प्रोसेस को करवा देते हैं तो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है वो ख़त्म हो जाता है। इनब्रीडिंग के डिप्रेशन का एग्जाम्पल और क्लियर करने के लिए, जो ब्रिटेन में विक्टोरिया है ना, मतलब वहाँ पे, तो वहाँ का एक बहुत ही फेमस है कि जो रानी विक्टोरिया है उनकी जो प्रोजेनीज है उनमें हमेशा इनब्रीडिंग ही होता आया है। मतलब वो नहीं चाहते हैं कि हमारा जो खून है या हमारे जो लोग हैं वो बाहरी लोगों से, मतलब बाहरी लोगों से उनकी शादी हो, मतलब वो बिल्कुल अपने आप को प्योर रखना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनके महल में जितने भी सारे मतलब उच्च पद पे लोग काम करते हैं और वहाँ पे जो लोग रहते हैं केवल वही लोग आपस में शादी कर सकते हैं और उन्हीं से क्या हो सकती है, प्रोजेनिस विकसित हो सकती हैं। ये रानी विक्टोरिया के महल की बात हो रही है। तो ऐसा करते रहने से क्या हो गया, उनमें भी एक इनब्रीडिंग डिप्रेशन उत्पन्न हो गया, जिसको कि आपने सुना होगा कि उनमें एक क्या पाया जाता है, हीमोफीलिया, वहाँ पे डिजीज़ उत्पन्न हो गया, ठीक है। तो उस डिजीज़ के उत्पन्न होने से वहाँ पे अब हुआ क्या कि हीमोफीलिया डिजीज़ से अब थोड़ा सा भी अगर उनको कुछ भी कटिंग होती है, कहीं भी कुछ कट जाता है तो ब्लड का बहुत ज़्यादा मात्रा में बहाव उत्पन्न, मतलब ब्लड का थक्का वहाँ पे नहीं बनता, ब्लड की क्लॉटिंग वहाँ पे नहीं होती। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए अब वो लोग भी क्या कर रहे हैं कि अब इनब्रीडिंग के प्रोसेस को छोड़ के जो हाइब्रिड वाला जो सिस्टम है, जो जैसे दूसरे लोग ब्रीडिंग के प्रोसेस को करते हैं वैसे प्रोसेस को उन्होंने अब अपनाना शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये जस्ट एक आपको आपको समझाने के लिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल को लिया। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो यहाँ पे जो जीन्स होते हैं वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, मतलब तो यहाँ पे जब वो अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएंगे तो इससे जो उनकी उत्पादन क्षमता है वो भी क्या होगी, गिरने लगती है। तो उसके लिए हमको सेम ब्रीड के डिफरेंट एनिमल के साथ अगर हम मेटिंग के प्रोसेस को करवा दें, प्रजनन के प्रोसेस को करवा दें, तो जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो समाप्त हो जाएगा। फिर से हम 4 to 6 जनरेशन तक उनके बीच में ब्रीडिंग के प्रोसेस को करवाएंगे, जिससे कि एक समयुग्मता का विकास हो जाए और फिर हम अपने प्रोसेस को आगे इस तरह से बढ़ाते रहेंगे। फिर से कभी अगर डिप्रेशन आता है तो हम सेम ब्रीड के डिफरेंट एनिमल के साथ उसकी मेटिंग को हम करवा देंगे। अब है बहिप्रजनन। बहिप्रजनन का मतलब क्या होता है, आउटब्रीडिंग। बिना किसी संबंध वाले पशुओं के मध्य होने वाले प्रजनन ही बहिप्रजनन होता है। इसमें एक नस्ल की परंतु इसका पूर्वज समान नहीं होना चाहिए अथवा भिन्न भिन्न नस्लों पर प्रजनन अथवा भिन्न प्रजातियों अंतः विशिष्ट
संकरण की वृष्टियाँ भाग लेती हैं। मैंने आपको बताया था जो आउटब्रीडिंग होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला यहाँ पे लिखा है एक ही नस्ल के, मतलब एक ही नस्ल के अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के बीच में अगर ब्रीडिंग के प्रोसेस को करवाया जाए इसको हम बोलते हैं आउट क्रॉसिंग, ठीक है। उसके बाद भिन्न भिन्न नस्लों जिसको हम बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, और एक होता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, मतलब भिन्न भिन्न जातियों भिन्न भिन्न स्पीशीज़ के बीच में अगर हम प्रजनन की प्रक्रिया को करवाते हैं तो इन सभी को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं बही प्रजनन, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग में कितनी चीज़ें आती हैं, पहला आता है आउट क्रॉसिंग, दूसरा आता है क्रॉस ब्रीडिंग और तीसरा आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। अब बही संकरण में क्या आता है, वही है कि अगर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को दूर करने के लिए उसी नस्ल के मतलब उसी ब्रीड के अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म के साथ अगर उसके मेटिंग के प्रोसेस को करवा दिया जाए तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन वहाँ पे क्या होता है, दूर हो जाता है। तो एक ही नस्ल के भीतर पशुओं की संगम की यह क्रिया बही संकरण कहलाती है, ठीक। मतलब यहाँ पे क्या है, आउट क्रॉसिंग की बात हो रही है, परंतु 4 to 6 जनरेशन तक दोनों ओर किसी भी वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए, ठीक है। परंतु इसमें 4 to 6 पीढ़ियों तक दोनों ओर की किसी भी वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें जो हम करवा रहे थे इन ब्रीडिंग का प्रोसेस, तो इन ब्रीडिंग के प्रोसेस मतलब उन दोनों के बीच में ये वाले ब्रीडिंग का प्रोसेस नहीं होना चाहिए, जबकि जैसे यहाँ पे हमें 4 to 6 जनरेशन तक उसके बीच में ब्रीडिंग का प्रोसेस को नहीं करवाना है, हमें बिल्कुल अलग अलग, जैसे एक हमने लिया, मान लो कि एक हमारा इस तरह से जनरेशन करता हुआ चला आ रहा है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ये जो मटर का पौधा है तो इसमें हमने एक मटर के पौधे को चूज़ कर लिया, ठीक है, और एक मटर के पौधे को दूसरे किसी मैंने सेम ब्रीड के ही होगा लेकिन अनरिलेटेड होगा, ठीक है, मान लो इस तरह का है। इन दोनों के बीच में अब हम क्या करवाएंगे, ब्रीडिंग के प्रोसेस को करवाएंगे। किस लिए ये मुख्यतः करवाया जाता है, यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन है, अंतः प्रजनन अवसादन को दूर करने के लिए। तो प्रजनन की यह विधि ऐसे पशुओं के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जिनकी दूध उत्पादन क्षमता तथा मांसदायी दर औसत से कम होती है। एकल बही संकरण से बहुधा अंतः प्रजनन अवसादन समाप्त हो जाता है। तो इसका मेनली आपको कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि बही संकरण का मतलब होता क्या है और बही संकरण का उपयोग किस लिए किया जाता है। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं कि इसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में क्या होता है, हम क्या लेते हैं, एक ही ब्रीड के लेकिन अलग अलग, जैसे एक ही ब्रीड के डिफरेंट एनिमल्स के बीच में अगर हम मेटिंग के प्रोसेस को करवाते हैं तो उसको हम बही संकरण बोलते हैं। परंतु इसमें 4 to 6 पीढ़ियों तक दोनों ओर किसी भी वंशावली में उभय पूर्वज नहीं होना चाहिए। मतलब हम इसमें इनब्रीडिंग करते हुए आए एनिमल्स के बीच में उन एनिमल्स के बीच में हम यहाँ पर ब्रीडिंग का प्रोसेस नहीं करवाएंगे जो कि आपस में 4 to 6 जनरेशन तक मेटिंग आपस में वो करते जा रहे हैं। मतलब हमको उन पशुओं के बीच में हमको नहीं करवाना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरे जगह से किसी पशु को उठा के हम लाएंगे और उसके बीच में ब्रीडिंग के प्रोसेस को करवाएंगे, ठीक। उसके बाद है संकरण, इसको नॉर्मल लैंग्वेज में हाइब्रिडाइजेशन भी बोलते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग भी आप बोल सकते हो। इस विधि में एक नस्ल के श्रेष्ठ नर तथा दूसरी नस्ल के श्रेष्ठ मादा के साथ संगम करवाया जाता है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं कि एक श्रेष्ठ नर को लेते हैं, ठीक है, और इसमें डिफरेंट ब्रीड के बीच में करवाते हैं। संकरण की दो विभिन्न नस्लों के वांछनीय गुणों के संयोजन में सहायता मिलती है। संतति संकर पशुओं का प्रयोग व्यापारिक स्तर पर उत्पादन के लिए किया जा सकता है। अतः इनका प्रयोग अंतः प्रजनन के किसी रूप एवं चयन के विकल्प के रूप में हो सके, जिससे नई स्थायी नस्लें जो वर्तमान नस्लों से हर प्रकार से श्रेष्ठ है, इस विधि द्वारा पशुओं की अनेक नस्लों का विकास हुआ है। हिसरडेल भेड़ की एक नई नस्ल है जिसका विकास पंजाब के बीकानेरी एबीज तथा मैरिनो रेम्स के बीच संगम कराने से हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम बिल्कुल ही एक अलग ब्रीड के,
जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको डॉगीज़ का एग्ज़ाम्पल दिया था ना, तो डॉगीज़ के एग्ज़ाम्पल से बिल्कुल श्रेष्ठ अगर हम समझ लो कि जो लैब्राडोर होता है वो बिल्कुल ही बहुत ही सुंदर होता है, बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन जो जर्मन शेफर्ड होता है वो काफ़ी डरावना होता है, उसमें भौंकने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो डॉगी हो वो दिखने में बहुत सुंदर हो, काफ़ी लंबा हो, सुंदर हो, लेकिन उसकी जो भौंकने की जो क्षमता है वो जर्मन शेफर्ड की तरह हो। तो उन दोनों के बीच में अगर हम ब्रीडिंग के प्रोसेस को करवा देंगे तो इस तरह के जो ब्रीडिंग का प्रोसेस होता है उसी को हम संकरण बोलते हैं, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, जिसमें अलग अलग ब्रीड के एनिमल्स के बीच में मेटिंग के प्रोसेस को करवाया जाता है। जैसे हीसरडेल भेड़ की एक नई नस्ल, मतलब एक नई ब्रीड को उत्पन्न किया गया। कैसे? दो डिफरेंट ब्रीड के एनिमल्स के बीच में मेटिंग करवाने से। तो ये इसमें जो ये थी, मतलब जो ये हीसरडेल भेड़ जो थी, इसमें इसके भी लक्षण थे और इसमें इसके भी लक्षण थे, ठीक। तो इसमें दोनों के लक्षण थे, तो इसलिए ये वाली जो ब्रीडिंग का प्रोसेस है वो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और फिर से मान लो अगर हमको केवल अब हीसरडेल भेड़ की ही प्रजाति चाहिए तो हम बार बार बीकानेरी एवीज और मैनिलो रैम्स को पकड़ के तो हम लाएंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमको क्या चाहिए? हीसरडेल भेड़ ही हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हीसरडेल भेड़ के बीच में हम इसके बीच में अब हम इनब्रीडिंग को करवाएंगे, ठीक है, ताकि अब जो भी प्रोजेनिस उत्पन्न हो वो हीसरडेल भेड़ की ही उत्पन्न हो। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस ब्रीडिंग या इनब्रीडिंग में क्या डिफरेंस है, या उसमें हमें मतलब किस तरह से हम एनिमल्स को, जैसे मान लो कि हमें एक बहुत ही अच्छी किस्म की एक गाय प्राप्त हो चुकी है। कैसे? संकरण के द्वारा। तो अब उस अच्छी किस्म की गाय को प्राप्त करने के लिए हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग मेल्स को हम लाए, डिफरेंट टाइप के फीमेल्स को हमने लाया और उसके बीच में हमने मेटिंग को करवा के देखा। हमने अलग अलग काउ से अलग अलग कैरेक्टर्स को भी चूज़ किए थे, मैंने काफ़ी मेहनत किया था। तो हमें एक बहुत ही श्रेष्ठ काउ की प्राप्ति हुई। अब हम उस श्रेष्ठ काउ को प्राप्त करने के लिए बार बार वही सारे प्रोसेस को तो हम अपना नहीं सकते। तो एक बार अगर हमें कोई बेस्ट चीज़ मिल गई है तो उस बेस्ट चीज़ को बनाए रखने के लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा? इनब्रीडिंग करवाना पड़ेगा। और कुछ डिफरेंट टाइप के उससे भी और बेस्ट चीज़ चाहिए तो हमें क्या करवाना पड़ेगा? संकरण करवाना पड़ेगा, ठीक। अब नेक्स्ट है अंतः विशिष्ट संकरण। मतलब यहाँ पे क्या होता है? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। दो स्पीशीज़ के बीच में, दो जातियों के बीच में अगर हम मेटिंग के प्रोसेस को करवाते हैं, ब्रीडिंग के प्रोसेस को करवाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अंतः विशिष्ट संकरण। इस विधि में दो विभिन्न प्रजातियों के नर तथा मादा पशुओं के मध्य संगम करवाया जाता है। कुछ मामलों में संतति दोनों जनकों के वांछनीय गुण सम्मिलित हो जाते हैं तथा इस संतति का पर्याप्त आर्थिक महत्व होता है। जैसे खच्चर। क्या आप जानते हैं खच्चर की उत्पत्ति किस संकरण का परिणाम है? खच्चर आपको यहाँ पे नहीं दिखेगा। खच्चर आपको दिखेगी अगर आप कभी जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहाँ पे जब हम वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे खच्चरों का यूज़ किया जाता है। या कभी हम केदारनाथ वगैरह अगर आप कभी गए हो तो वहाँ पे भी जो लोग जाते हैं पहाड़ों के ऊपर, खच्चरों का यूज़ किया जाता है बेसिकली पहाड़ों के ऊपर चढ़ने के लिए। तो खच्चर को कैसे बनाया गया है? डोंकी का मतलब क्या होता है? जो गधा है, ठीक है, इसको आप गधा प्रॉपर वर्ड नहीं होता है लेकिन मैं बोल रही हूँ गधा या गधी और हॉर्स के बीच में, ठीक है, घोड़ा के बीच में अगर हम दोनों बिल्कुल अलग स्पीशीज़ हैं उसके बीच में हमने क्या करवाया? मेटिंग के प्रोसेस को करवाया और खच्चर को उत्पन्न किया, ठीक है, खच्चर की उत्पत्ति की। तो ये क्या है? ये एक इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन का परिणाम है। उसके बाद है कृत्रिम वीर्यसेचन। कृत्रिम वीर्यसेचन का यहाँ पे क्या मतलब है कि आर्टिफिशियल जो हम सीमेंस को कल्चर करते हैं, ठीक है, का प्रयोग करते हुए नियंत्रित प्रजनन प्रयोगों को
संपन्न किया जाता है। जिस नर का चयन एक जनक के रूप में किया गया हो उसका वीर्य, यहाँ पे वीर्य का मतलब होता है सीमेन। सीमेन का मैंने आपको बताया था कि जो भी मैंने स्पर्म के साथ कुछ एंजाइम्स मौजूद रहते हैं जो कि जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उसको वो एक एक्टिव बनाते हैं, उसको वो मृत होने नहीं देते हैं, तो उसको हम सीमेन बोलते हैं। ठीक है, उसका वीर्य एकत्रित करके प्रजनक द्वारा, प्रजनक मतलब होता है यहाँ पे ब्रीडर जो ये सारी चीज़ों को करवा रहा है, द्वारा चयनित मादा के जनन पथ में अंतःक्षेप कर दिया जाता है। ठीक है, मतलब जो फीमेल का जो जनन पथ होता है उसमें क्या उसमें उसको डाल दिया जाता है। तो वीर्य मतलब सीमेन का प्रयोग तुरंत किया जाना चाहिए या इसे हिमीकृत कर बाद में प्रयोग लाना चाहिए। इससे हिमीकृत रूप में वहाँ अभिगमनित भी किया जा सकता है। हिमीकृत रूप मतलब वहाँ उसको हम बिल्कुल फ्रीज्ड रूप में भी उसका उपयोग कर सकते हैं जहाँ मादा रह रही है। इस प्रकार वांछनीय संगम की क्रिया संपन्न होती है। सामान्य संगम से उत्पन्न अनेक समस्याएं कृत्रिम वीर्यसेचन की प्रक्रिया से दूर हो जाती है। क्या आप इस पर विचार विमर्श कर कुछ को सूचीबद्ध कर सकते हैं? देखो, अब इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जैसे इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या होता है कि हम आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, जो स्पर्म्स होते हैं उसको फीमेल के ट्रैक में, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मादा के जनन पथ में क्या करते हैं हम वहाँ पे अभिगमनित किया जाता है, मतलब वहाँ पे उसको पहुँचाया जाता है। तो कृत्रिम रूप से इस प्रक्रिया को जो हम करवाते हैं उसी को बोलते हैं कृत्रिम वीर्यसेचन, मतलब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब आर्टिफिशियल वे में जो सीमेंस होते हैं उसको कल्चर करके और फिर क्या करवाया जाता है, उसको मादा के जनन पथ में उसको पहुँचाया जाता है। जनन पथ मतलब उसके यूट्रस में पहुँचाया जाता है। यद्यपि कृत्रिम वीर्यसेचन की क्रिया को अपनाया जाता है, फिर भी बहुधा परिपक्व नर तथा मादा पशुओं के मध्य होने वाले संगम से उत्पन्न संकरण की दर से मिलने वाली सफलता कुछ कम ही होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि जो फीमेल होती है एक ओव्यूलेशन में तो एक ही ओव्यूल उत्पन्न करती है ना, इसलिए। संकरों के सफल उत्पादन में सुधार लाने के लिए अन्य विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी है? MOET है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। ठीक है, भ्रूण अंतरण की जो प्रक्रिया होती है, ये प्रक्रिया ये जो तकनीक है गौ पशुओं के सुधार का एक कार्यक्रम है। इस विधि में एक गाय में पुट्टक परिपक्वन, पुट्टक मतलब क्या होता है, फॉलिकल जो मैच्योर होता है तथा उच्च अंडो उत्सर्जन को प्रेरित करने के लिए जब FSH प्रकार का हार्मोन दिया जाता है तो सामान्यतः प्रति चक्र में एक अंडे की तुलना में 6 से 8 अंडे उत्पन्न होते हैं। ठीक, नॉर्मली जो अंडो उत्सर्जन होता है, मतलब नॉर्मली जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है उसमें एक बार में केवल एक ही अंडा उत्पन्न होता है, लेकिन अगर हम किसी भी फीमेल को यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, तो हम FSH प्रकार का हार्मोन देंगे, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन देंगे, तो उसमें क्या होगा, पर ओव्यूलेशन में 6 से 8 वहाँ पे अंडे उत्पन्न होंगे। और फिर पशु को या तो सर्वोत्कृष्ट साँड मतलब बैल अथवा कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा संगमनित से प्राप्त कर प्रतिनियुक्त मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। मतलब जब उसमें पर ओव्यूलेशन में क्या हो गया, 6 से 8 अंडे अब उसमें डेवलप होने लगे हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सीमेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे, तो मादा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। अनुवांशिक मादा अंड उत्सर्जन के दूसरी पारी के लिए उपलब्ध हो जाती है। देखो यहाँ पे एक चीज़ वर्ड यहाँ पे आया है, संगमित कराया जाता है और 8 से 32 कोशिका अवस्था वाले निषेचित अंडे को बिना शल्य चिकित्सा से प्राप्त कर
प्रतिनियुक्त मादा मतलब यहाँ पे जो सरोगेट मदर है में स्थानांतरित कर दिया जाए। मैंने आपको एमओटी प्रोसेस में क्या बताया था, एमओटी प्रोसेस मैंने आपको बताया था कि पहले वहाँ पे ओव्यूलेशन को बढ़ाया जाता है, फिर जब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो जाता है और जाइगोट 8 से 32 कोशिकाओं का हो जाता है, तो उस 8 से 32 कोशिकाओं वाले जाइगोट को वहाँ से निकाल कर उसको सरोगेट मदर में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जिससे जो आनुवांशिक माता है, जो उसकी जेनेटिक मदर है, वो फिर नेक्स्ट एमओईटी प्रोसेस के लिए उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रक्रिया के द्वारा हम काफ़ी अच्छी किस्म के दूध उत्पादन में हमको सफलता मिल सकती है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा प्रोसेस है एमओईटी का। इसको फीमेल्स में भी नॉर्मली किया जाता है। आपने सुना होगा IVF, IUI, उसमें भी FSH हार्मोन को दिया जाता है। तो आई होप आपको आज का पूरा जो रिवीजन, एक तरह का एक रिवीजन लेक्चर था, समझ में आया होगा। थैंक यू।